हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। सो प्यारे दोस्तों, आपका जो पेपर थर्ड चल रहा था शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इसमें हमने 2-3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ई लर्निंग का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार, परिभाषा, टू मच। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको समझ लेंगे और देखिए क्लास बड़ी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी, तो आराम से बैठ करके देखिएगा। जल्दबाजी नहीं है क्योंकि पेपर के लिए टाइम कम है और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर फटाफट कंप्लीट कराइए, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फटाफट से कंप्लीट कराया जाए। तो आपका पेपर ये थर्ड है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप जो है फटाफट का कोर्स कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लास लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग इत्मीनान से आराम से बैठ करके देखिएगा। ख़राब तब लगता है जब आप लोग देखने के बाद लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। आपकी जो भी राय हो, जो भी सुझाव हो, जरूर लिखा करिए कमेंट में, ठीक है। क्लास अच्छी लगे लिखिए, क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो लिखिए, मतलब मुझे बताते रहिए। देखिए चलिए, तो सबसे पहले हम ई लर्निंग का संप्रत्यय क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के अवधारणा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या है ई लर्निंग का, ई लर्निंग आखिर है क्या। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे हमको मिलेंगी ई लर्निंग की विशेषताएं, ठीक है। जस्ट मोमेंट प्लीज, यहाँ पे ई लर्निंग की विशेषताएं हमको मिल जाएंगी, हम विशेषताएं पढ़ लेंगे। विशेषताओं के बाद फिर ई लर्निंग की सीमाएं मिलेंगी, सीमाएं पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ई लर्निंग जो है उसको हम ई अधिगम भी कह सकते हैं क्योंकि लर्निंग का मतलब ही होता है अधिगम। तो ई अधिगम के लाभ क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है, मतलब क्लास में आज पूरा चैप्टर ए वाला कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ा हमने इसमें, ठीक है, दिस मच। तो इतना पढ़ना है। उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिना लाइक और बिना कमेंट करके आप आज जाएंगे नहीं। क्लास अच्छी लग जाए तो कमेंट कीजिएगा, क्लास ना अच्छी लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट मुझे बताएं, तो मैं अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसमें सुधार करूं, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं। चलिए, और जब आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आराम से बैठिए। देखिए ई लर्निंग आखिर होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, अवधारणा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग में आता है तो उसका लिखने का मतलब भी यही होता है कि जो भी कुछ पूछ रहा है उसको ऐसे लिख करके उसकी अवधारणा डाल दो या संप्रत्यय डाल दो। उसके बाद उसके बारे में 4 से 10 लाइनें जरूर लिखिएगा, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उससे पता लगता है कि हाँ बच्चे को आता है कि कैसे लिखा जाता है। अवधारणा पहले लिखी जाती है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले आप अवधारणा लिखेंगे, फिर जो है उसके बारे में आगे विशेषताएं वगैरह जो भी कुछ पूछ रहा है तो वो आप लिखेंगे। ई लर्निंग से अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अध्यापक और विद्यार्थी के इंटरेक्शन, अंतः क्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतःक्रिया नहीं होती। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ई लर्निंग ही तो कर रहे हैं, ई लर्निंग से पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से पढ़ रहे हैं भाई। हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, हमारी आपने आमने सामने अंतःक्रिया भी नहीं हो पा रही है। वो अलग बात है कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। ऑनलाइन अगर पढ़ाते हैं कंटिन्यू, जैसे मान लिया हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप साथ में, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, आपके डाउट्स भी ले रहा हूँ, वो भी ई लर्निंग है ना, ये भी ई लर्निंग है, बात एक ही है। इतना तो आप समझदार हैं, ठीक है। ई लर्निंग समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब मेरी क्लास को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी में अंतः क्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें आमने सामने अंतः क्रिया नहीं होती। जैसे कैसे, कंपनियों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। दूरस्थ शिक्षा, यानी कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, दूरस्थ शिक्षा की भी उदाहरण यही है, ई लर्निंग का भी उदाहरण यही है। दूरस्थ शिक्षा पढ़ा चुका हूँ, बिना पढ़े मत जाइएगा पेपर देने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूरस्थ शिक्षा मतलब घर घर जन जन तक पहुँचाने वाली शिक्षा दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। मैं कहाँ बैठा हूँ, आप पता नहीं कहाँ कहाँ किस मतलब घरों में, रजाइयों में बैठे होंगे, तो ये क्या है, ई लर्निंग के माध्यम से मैं आप तक शिक्षा पहुँचा पा रहा हूँ। व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव के ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में या शैक्षिक वेबसाइट में भी यह संबंधित है। और
कंप्यूटरों का शिक्षा में प्रयोग करते समय भी ई लर्निंग का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए? बहुत ईजी है, आराम से समझिए। ई लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक होती है। औपचारिक मतलब जो शिक्षा में विद्यालय में मिल रही है, अनौपचारिक मतलब जो क्या है, मतलब जहां से मिलती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक अनौपचारिक पढ़ा चुके हैं। इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है, बिना इंटरनेट के ई लर्निंग इम्पॉसिबल। तथा लैन और वैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ लोग ई, समझ गए ना, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। कुछ लोग ई लर्निंग के लिए ऑनलाइन अधिगम शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन, कुछ लोग ई लर्निंग के लिए ऑनलाइन अधिगम, ई लर्निंग, इसको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कह दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन और लर्निंग का मतलब अधिगम। लर्निंग मतलब सीखना, सीखने का मतलब अधिगम, अधिगम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। रोजनबर्ग के अनुसार, परिभाषा तो रट लेना, ई लर्निंग से अभिप्राय है, रोजनबर्ग कहते हैं, इंटरनेट तकनीक के ऐसे उपयोग जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाएं, वही क्या है, इंटरनेट ई लर्निंग है। ठीक है, ई लर्निंग के कुछ मूल तत्व हैं, जैसे ई लर्निंग में शामिल मूल तत्व। नंबर 1, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा का विज्ञान यानी कि पेडागोजी कहलाता है। किसी भी शिक्षा का ज्ञान पेडागोजी कहलाता है। यह विज्ञान के ज्ञान पर आधारित व्यवस्थित प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है कक्षा कक्ष विधियां और शैक्षिक तकनीकियां। ई लर्निंग में शिक्षण शास्त्र का भारी महत्व होता है। यह किसी शैक्षिक सामग्री की संरचनाओं अथवा घटकों को परिभाषित करने का प्रयास करता है। जैसे कोई पाठ हो गया, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन हो गया, ये घटक सभी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु के निर्माण के प्रारंभ में उसकी विधियों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। शिक्षण काल में कठिनाई स्तर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह ना तो अधिक हो और ना कम होना चाहिए। ई लर्निंग में शैक्षिक सामग्री के निर्माण में इन उपागमों का प्रयोग किया जाता है। किन उपागमों का प्रयोग किया जाता है, बस इतना लिख दो। ठीक है, कुछ खास नहीं इसमें, तो 4-6 लाइनें इसमें लिख देना, एनफ हो जाएगा। ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष भी इसमें शामिल है। कैसे? ज्ञानात्मक और, हाँ, ये हैं इसके, देखिए, जो ई लर्निंग सामग्री है, ई लर्निंग में शैक्षिक सामग्री के निर्माण में इन उपागमों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से उपागमों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, संदर्भ पक्ष, सामाजिक निर्माण उपागम, अनुदेशनात्मक रूपरेखा, इन सब का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, एक एक को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष, विषय वस्तु के निर्माण के दौरान, जब भी किसी विषय वस्तु का निर्माण होता है तो उसके दौरान विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी विषय वस्तु का अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसके ड्यूरिंग स्टूडेंट्स के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है, बच्चा कितना गेन कर सकता है, बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है। इससे यह पता चलता है कि अधिगम प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है। जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें व्यक्ति का माइंड, बच्चे का बल, मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है, कितना वो जो है किस चीज़ में रुचि रखता है और किस हिसाब से वो समझता है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। किस प्रकार का सिलेबस उसके लिए रखा जाए। इस प्रकार भावनात्मक पक्ष जैसे अभिप्रेरक हो गया, रुचियां, मनोरंजन आदि का भी महत्व होता है। ठीक है, चलिए व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष की बात कर लेते हैं। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना। भाई सीधी सी बात है, हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन ना आए तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टीचर बच्चे को सिखा नहीं पा रहा है। टीचर अगर बच्चे को सिखा पा रहा है तो बच्चे के व्यवहार में डेफिनेटली परिवर्तन तो आना ही आना है। बच्चे को मान लिया सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, एडिशन नहीं आता है, जोड़ घटाना नहीं आता है, तो अगर टीचर उसको अच्छे से पढ़ा रहा है, जोड़ घटाना उसको आ गया, बच्चा उसमें होशियार हो गया। इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है, टीचर ने समझा दिया, बच्चा पढ़, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। हिंदी नहीं पढ़ पाता था, हिंदी पढ़ना सीख गया। मतलब टीचर जो कुछ सिखा रहा है, अगर बालक उसको सीख पा रहा है, बालक उसको गेन कर पा रहा है, तो उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है,
शिक्षण कला में छात्र के व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्षों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कौशल, व्यवहार का ज्ञान, दूसरे व्यक्तियों से मुलाकात, सामूहिक अनुसंधान और अध्ययन की सहायता भी करनी चाहिए। सामाजिक निर्माण उपागम, इसमें क्या होता है, जस्ट अ मोमेंट, ये बड़ी समस्या है। सामाजिक निर्माण उपागम, शिक्षण कला में सामाजिक संरचना की ओर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। शिक्षण कला में सामाजिक संरचना की ओर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। बच्चों में संप्रत्यय की रचना करने की क्षमता होती है और समूहों में संप्रत्यय रचना की क्षमता का विकास बिल्कुल डेफिनेटली किया जा सकता है। अनुदेशनात्मक रूपरेखा क्या होती है, किसी पाठ्यक्रम को निर्धारित करके उसमें से अनुदेशन तैयार किया जाता है। इस दौरान अध्यापक या अध्यापकों की समूह की सहायता ली जा सकती है और ई लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विद्यार्थियों के स्तर पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे ई लर्निंग में शैक्षिक सामग्री के निर्माण में उपागम। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है मानकीकरण। देखिए, मानकीकरण, ऐसे मानव भी निश्चित होने चाहिए जिन पर अनुदेशनात्मक सामग्री खरी उतर सके। इसका ध्यान अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार करते समय ही कर लेना चाहिए। फिर है पुनः उपयोगिता। ई लर्निंग में इसकी सामग्री के छोटे छोटे भागों में बांटा गया है जिनका प्रयोग विद्यार्थी बार बार कर सकते हैं और ये सभी हिस्सों और भागों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ई लर्निंग के मूल तत्व पढ़ लिए हमने, ई लर्निंग का संप्रत्यय पढ़ लिया। ठीक है, ये इसके मूल तत्व थे क्या, शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 4 और इसके उपागम आ रहे थे। दूसरा था मानकीकरण, तीसरा था पुनः उपयोगिता। 3 चीजें इसमें आ गई। अब हम पढ़ेंगे ई लर्निंग की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, ई लर्निंग की विशेषताएं, नंबर 1 तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। ई अधिगम तकनीक की सहायता से अधिगम प्रक्रिया हमारी प्रभावशाली बनती है। ठीक है, दूसरी लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियों का यूज इसमें होता है। ई लर्निंग की शिक्षण विधियां व्यापक ज्ञान से भरपूर होती हैं जिसका लाभ अधिगमकर्ता को मिलता है। जो भी ई लर्निंग का जो टीचिंग मेथड होता है उसमें व्यापक ज्ञान से भरपूर होती हैं जिसका लाभ अधिगमकर्ता को मिलता है। मूल्यांकन में शीघ्रता। अब ई लर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मान लिया जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते हैं, आप लोगों से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो कभी कॉलेज नहीं जाते क्योंकि हम आपकी क्लासेज देखते हैं तो हमें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉलेज में पढ़ाया गया था लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया, हमने यहाँ पढ़ा हमको समझ में आ गया। तो ये कितना बड़ा आपको फायदा है ना। मतलब कई बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हम कॉलेज जाते थे, जब से आपकी क्लास हमने अटेंड की तब से कॉलेज जाना बंद कर दिया, कि जब कुछ पढ़ना है वो हमको घर पे बैठे बैठे मिल रहा है तो हमें कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं, मूल्यांकन में शीघ्रता। चलो ये थोड़ी थोड़ी तारीफ हो गई हमारी, बाकी ऐसा नहीं हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। ई लर्निंग के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया का तत्काल मूल्यांकन संभव हो जाता है। ई लर्निंग के माध्यम से जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसका तुरंत असेसमेंट हो जाता है। ज्ञान प्रबंध, ई लर्निंग द्वारा ज्ञान का प्रबंधन भी संभव होता है। इस प्रणाली द्वारा अधिगम के उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित प्रगति को भी मापा जा सकता है। ठीक है, सुविधा के अनुसार अधिगम, सबसे बड़ी चीज, इस विधि द्वारा हम अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। किसी तकनीकी की उप प्रणाली नहीं है इसमें, ई लर्निंग किसी तकनीकी की उप प्रणाली नहीं है। अधिक विस्तृत संप्रत्यय, ई लर्निंग संप्रत्यय में कंप्यूटर और वेब तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, आपको ठीक पता है। अब हम पढ़ेंगे ई लर्निंग की सीमाएं क्या हैं। देखिए भाई, ई लर्निंग की सीमाएं क्या हैं। ई लर्निंग के दोष कह दें या सीमाएं कह दें, क्या इसमें दोष हैं इसके। प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अभाव होता है भाई, आमने सामने बैठ करके जब टीचर पढ़ाता है तो शायद उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब सामने हम टीचर को देख रहे होते हैं, टीचर हमको देख रहा होता है, टीचर कोई बात बोल रहा है, हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन उठा तो हमने तुरंत खड़े होकर के टीचर से पूछ लिया, हमको आंसर मिल गया, हम सेटिस्फाई हो गए। इसमें क्या है कि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत पूछ नहीं पाते हैं
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आधुनिक सुविधाओं का अभाव हो सकता है कई बच्चों के पास फ़ोन वगैरह ना हो या और प्रॉब्लम हो तो वो ना पढ़ पाए। ई लर्निंग में परंपरागत कक्षा शिक्षण की भांति मेलजोल के अवसर नहीं होते हैं, है ना। आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। विद्यार्थी ना तो अपने साथियों से मिल पाते हैं, ना ही अपने माता पिता से, ठीक है। अधिगमकर्ता अलग 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 थलग पड़ जाते हैं। आप कहीं हैं, वो कहीं है ना, कोई कहीं बैठा है। ग्रुप में होते हैं, क्लास में होते हैं, तो जो क्वेश्चन हमको टीचर से नहीं मिल पा रहा है वो हम आपस में बैठ करके डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बातें आप लिख सकते हैं, बिल्कुल झिझक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य बना करके रहना पड़ता है, कैसे लोगों के साथ हमें समायोजन बना करके रहना पड़ता है, इन सब चीज़ों का अभाव हो जाता है। आधुनिक सुविधाएं ई लर्निंग का तभी लाभ हो सकता है यदि अधिगमकर्ता यानी कि आपके पास यानी कि बालकों के पास सभी सुविधाएं प्रदान हो, जैसे उनके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मल्टीमीडिया हो, इंटरनेट हो, तभी तो, अन्यथा यह प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आपके पास इंटरनेट खत्म हो गया, 1.5 GB आप पहले ही पी गए, तो फिर क्लास कहाँ से अटेंड करेंगे, ठीक है। ये सुविधाएं स्कूल और घर में मिलनी चाहिए, तभी तो ई लर्निंग का प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा, पॉजिटिव हो पाएगा। लेकिन ये सभी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिस कारण से क्या है, यह इसकी एक सीमा है या दोष कह दें, कुशलता का अभाव। कुशलता का अभाव। ई लर्निंग में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इंटरनेट, कंप्यूटर और वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कुशलता रखते हैं, तभी ई लर्निंग का वे लाभ उठा पाएंगे। लेकिन इस कुशलता का पर्याप्त अभाव देखने को मिलता है, यानी कि बच्चों को पूरी तरीके से इंटरनेट चलाना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, ये सब चीज़ें आती हो तभी तो। प्रशासनिक उदासीनता क्या होती है, प्रशासनिक स्तर पर भी उदासीनता देखने को मिलती है। स्कूलों में तथा घरों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, कुछ गिनती के चुने हुए पब्लिक स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई हैं जिनमें ई लर्निंग की व्यवस्था संभव हो पाई है। हर जगह ई लर्निंग की सुविधा संभव नहीं है। नकारात्मक दृष्टिकोण। ई लर्निंग का संप्रत्यय नया नया होने के कारण इसके समर्थन में अभी अधिकतर लोगों का दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है। लोग इसको गलत कहते हैं, जैसे अभी जो कोविड चल रहा था उसमें ऑनलाइन क्लासेज कर दी गई थी, तो बहुत सारे गार्जियन इससे परेशान थे कि अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे कंटिन्यू फ़ोन लिए रहते हैं, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या है कि ये ई लर्निंग का प्रोसेस जो था बच्चों के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था, ठीक है। अधिकतर लोग इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं, क्योंकि बच्चे के पास फ़ोन रहता है, बच्चा फ़ोन में पढ़ते पढ़ते दूसरी चीज़ें देखने लगता है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं निगेटिव भी है, और जो कि ई लर्निंग को अपनाने में बाधक सिद्ध भी होता है। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव। ई लर्निंग जो है नवीन संप्रदाय होने के कारण इससे पूर्ण रूप से परिचित होने में कुछ समय लगेगा। इस संबंध में वांछित कौशलों का भी अभाव है। इन अभावों के होते हुए ई लर्निंग को लोकप्रिय बनाना किस प्रकार से संभव हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं जो कि बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सीमाएं, इसके दोष आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ई लर्निंग जो है उसके लाभ क्या क्या हैं। ई लर्निंग छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का एक नवाचारी तकनीक है, यानी कि जो ई लर्निंग है, जो इंटरनेट सेवा है, इससे छात्रों की जो पढ़ाई लिखाई है, जो अधिगम है उनको अधिगम प्रदान करने का एक नया तरीका है। ई अधिगम द्वारा छात्र विभिन्न प्रकार के अधिगम विधियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और विभिन्न संस्कृति, धर्म, प्रदेश, राष्ट्र के छात्रों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ई अधिगम के अंतर्गत अधिगम सामग्री के प्रस्तुतिकरण के माध्यमों जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, लैपटॉप आदि में लचीलापन होने के कारण यह अत्यंत प्रभावी भी है। और ई अधिगम जो है यह प्रशिक्षित एवं कुशल शिक्षकों, विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक संसाधनों की कमी से शिक्षा की कम गुणवत्ता की चुनौती का सामना करते हुए अधिगम के लिए प्रभावी माध्यम प्रदान करता है।
ई अधिगम में इंटरनेट, बहुसंचार माध्यमों, वेब तकनीक, मोबाइल अधिगम, पाठ्य वस्तु का दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुतिकरण आदि कारण या छात्रों के लिए क्या है, उत्सुक, यानी कि आप सामने पढ़ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, श्रव्य भी है, दृश्य भी है, दोनों चीजें हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह परंपरागत कक्षा शिक्षण का एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें छात्रों को शिक्षकों के पास ऑनलाइन और जीवंत अंतःक्रिया का अवसर प्राप्त होता है, जो उन्हें किसी भी स्थान और समय पर प्राप्त हो सकता है। आप कहीं भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हैं। यह सब इसका क्या है, बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव है। ई अधिगम के अंतर्गत अधिगम अनुभव अनुकरणीय और खेल विधि द्वारा प्रदान भी किया जाता है, जिससे छात्रों को सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। इसमें छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन स्व अनुदेशित माध्यमों के साथ साथ शिक्षकों और साथी छात्रों के द्वारा भी होता है। इससे उन्हें उचित पृष्ठपोषण मिलता है और उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक शिक्षण में सहायता मिलती है। दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग तकनीक के द्वारा ई अधिगम प्रदान करने का बहुत बड़ा लाभ है। यह है कि इसे अपनी इच्छा से सुविधा के अनुसार निरीक्षण और अधिगम के लिए रोका भी जा सकता है। जिन अधिगमकर्ताओं के पास परंपरागत कक्षा शिक्षण के लिए समय और संसाधन नहीं है, वो जो है ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो कॉलेज विद्यालय नहीं जा सकते हैं, उनके पास समस्याएं हैं, तो अपना घर बैठे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो लिखे हुए हैं यही आप पढ़ें, आप इनमें से थोड़ा हेल्प ले लीजिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको पता है इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा अधिगमकर्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा छात्र उसी गुणवत्ता की अधिगम सामग्री प्राप्त कर सकते हैं जैसी पूर्णकालीन छात्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्र अपने मानसिक स्तर, कौशल, रुचि, स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार अधिगम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब वही फिर चीज है, ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता जब आप पढ़ेंगे, सुनिए, उपयोगिता और विशेषता, यह उपयोगिता और लाभ कुल मिलाकर के एक ही चीज होती है ना। किसी चीज का लाभ क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है, बात तो एक ही है। अब अलग अलग करके लिखा है तो अलग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप ठीक से पढ़ लीजिए, ये नहीं कि लाभ अलग याद करें और उपयोगिता अलग याद करें, ऐसा नहीं है। आपको लाभ आते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लाभ से आप विशेषताएं और उपयोगिता बना सकते हैं। ठीक है, आपको विशेषताएं आती हैं, बहुत अच्छी बात है। विशेषताओं से आपका महत्व बन जाएगा, आपका लाभ बन जाएगा, आपकी उपयोगिता बन जाएगी। ठीक है, चलिए, ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। लचीलापन है, तो एक तो इसमें ई लर्निंग में लचीलापन होता है, जो कि इसकी विशेषता एवं उपयोगिता है। ठीक है, बात वही आ गई, देखो जो मैंने कहा था, विशेषता और उपयोगिता। ई लर्निंग में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सीडी हो गई, टीवीडी हो गई, मोबाइल फोन वगैरह का यूज होता है। स्वगति क्या होती है, विद्यार्थी अपनी गति के हिसाब से सीख सकता है। इसके लिए ई लर्निंग में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे अवसरों की उपलब्धता जिनमें विद्यार्थी विषय वस्तु की जितनी बार चाहे उतनी बार पुनरावृत्ति कर सकता है। आप इसी क्लास को 2 बार, 3 बार, 5 बार देख सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं तो उसको बार बार रिपीट करके आप नहीं पढ़ सकते। इसमें आप पुनरावृत्ति यानी कि बार बार इसको आप देख सकते हैं। पाठ्यवस्तु को किसी भी हिस्से पर जितनी देर चाहे वह रुक सके, यानी कि अगर आपको केवल इतना ही बार बार पढ़ना है तो आप इतने को ही बैठ करके चाहे घंटा भर देखो, चाहे 10 मिनट में इतना कंप्लीट कर लो। जहां मर्जी वहां इसको पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। आगे देखिए, गुणात्मक अधिगम सामग्री। ई लर्निंग के द्वारा सबसे उत्तम अधिगम सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है। कई बार तो यह सामग्री परंपरागत सामग्री से भी बढ़िया होती है। इसमें बढ़िया सामग्री का भंडारण होता है जिसका लाभ असंख्य विद्यार्थी उठा सकते हैं। सार्वभौमिकरण आता है। ई लर्निंग उच्च कोटि का अनुदेशन और अधिगम अनुभव दुनिया में हर कोने में बैठे असंख्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का सबसे उत्तम उपागम माना जाने लगा है। यानी कि दुनिया के हर कोने में बैठ करके बच्चा अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सीख सकता है। यानी कि आज अगर हमें कोई भी समस्या होती है, हमें क्या किसी को भी
तो वो व्यक्ति क्या करता है, किसी से पूछना पसंद नहीं करता है, ना तो किसी से पूछता ही है, सीधा यूट्यूब पे जाता है, अपनी समस्या डालता है और उसका हल उसको मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाता है ना। अगर हमको किसी भी कोर्स की जानकारी लेनी है तो क्या है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, या कुछ भी खोजना है, कुछ भी करना है, यूट्यूब पे डाल दो। पता है कि यूट्यूब अपना तो गूगल से बड़ा हो गया है, कुछ भी डालो सीधा सा उसका पूरा डिटेल हमको मिल जाती है। एक जैसी शिक्षण ई लर्निंग उपागम के द्वारा सभी विद्यार्थी समान अधिगम एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थान, संस्कृति, प्रांत या देश से जुड़े हो। ठीक है, आगे देखिए, आवश्यकताओं के अनुसार सीखना। भाई आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सीख सकते हैं। ई लर्निंग में सीखने वालों की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अधिगम अनुभव प्रदान करने की क्षमता पर्याप्त मात्रा में होती है। करके सीखने में भी सहायक होती है लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना, अनुकरणीय शिक्षण तथा करके सीखने में ई लर्निंग का विशेष योगदान रहता है। ई लर्निंग में जब तक विद्यार्थी स्वयं कुछ नहीं करता है तब तक वह कुछ भी सीख नहीं पाता है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ से आपको लेक्चर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर आप अपने आप ध्यान देंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, वरना जल्दी नहीं सीख पाएंगे। यानी कि अगर आप करेंगे तभी आप जल्दी सीखेंगे। ई लर्निंग अधिगम प्रक्रिया को जीवंत रूप प्रदान करने की एक क्षमता है। सुविधा के अनुसार सीखना, वही जो पहले पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने। आज के व्यस्त समय में ई लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि उन विद्यार्थियों के लिए जो परंपरागत कक्षा शिक्षण से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते, यानी कि उनको जॉब भी करनी है। अब आप में से कितने ही लोग बीएड कर रहे हैं, जो हाउसवाइफ भी होंगी, अपने ऑफिस भी जाते होंगे और काम भी करते होंगे, वो बेचारे रोज रोज कॉलेज नहीं जा पाते होंगे, 100-150 किलोमीटर दूर है कॉलेज। तो ऐसे में सिचुएशन क्या है कि आप आराम से शाम को रजाई में बैठ के मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, क्लास अपनी अटेंड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, काम भी हो गया, इधर अपनी क्लास भी हो गई। साधन वीन होते हैं या फिर है ना, दुनिया भर की समस्याएं हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्लास खत्म हो गई 26 मिनट की। प्यारे दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है पढ़ाने में, पीडीएफ तैयार करने में। क्लास कैसी लगी, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास में कुछ सुधार करना है वो बताइए, अपना सजेशन जरूर दीजिए, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं। अगर आप लोग कुछ बताएंगे तो हो सकता है मैं उसमें बेहतर कर पाऊं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे जो आपके मन में आए वो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट जरूर करके जाइए, ठीक है। और बाकी जो मेरा दूसरा चैनल है वहां भी फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसपी सर व्लॉग्स, जहां हम अपने व्लॉग्स शेयर करते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां में फॉलो कर लीजिए। लेकिन आज कमेंट करना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।